नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है निष्पक्ष न्यूज का। बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं हाजिर। और पहली खबर आज होगी इंडिया के नाम से ऐतराज क्यों है। जी हां, विपक्षी एकता ने बेंगलुरु में गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जिसके बाद जबरदस्त सियासी रिएक्शन हुआ है। इसलिए कह रहे हैं इंडिया नाम से ऐतराज क्यों। दूसरी खबर आपको दिखाएंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे, जिसे विपक्ष ने नाराजगी की बात कहा है। इसलिए कह रहे हैं नाराजगी पर बहस क्यों गरमाई है। नीतीश कुमार की अब सफाई भी आई है। और तीसरी खबर, कल से मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र हंगामेदार अब की बार। सरकार मणिपुर पर चर्चा को है तैयार। तो शुरू करते हैं निष्पक्ष न्यूज। बेंगलुरु में हुई विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में शामिल दलों ने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया। मकसद यह था कि एनडीए गठबंधन को सरकार में आने से रोका जाए। लेकिन यह सियासी लड़ाई अब इंडिया बनाम भारत के बीच आ गई। विपक्षी पार्टियां टीम इंडिया करार दे रही है, तो बीजेपी इसे अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक बता रही है। All 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। विपक्षी खेमे के नामकरण ने सत्ताधारी खेमे को फंसा दिया, बीजेपी नेताओं को तिलमिला दिया। बीजेपी इस कदर बेचैन हो उठी कि वो इंडिया से ही घबराने लगी। जिस अल्लामा इकबाल का नाम सुनना भी सत्ताधारी दल को नागवार गुजरता था, वही इकबाल पार्टी के आला नेताओं को भाने लगे। विपक्षी दलों को कमतर साबित करने की सनक में इकबाल के ही अल्फाज चुराने लगे, इकबाल के तराने गाने लगे, सारे जहां से अच्छा गुनगुनाने लगे। पीएम मोदी को इंडिया से कितनी मोहब्बत है, ये न्यू इंडिया के उनके नारे से ही जग जाहिर है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब पीएम की महत्वाकांक्षी योजनाओं के ही नाम है। लेकिन जैसे ही विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, बीजेपी को इंडिया में सांस्कृतिक गुलामी की बू आने लगी। विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी नेताओं की टोली सभ्यता और संस्कृति के गीत गाने लगी, इंडिया को भूल भारत की महिमा गाने लगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर बायो से इंडिया शब्द ही हटा दिया, इंडिया की जगह भारत चिपका दिया। विपक्षी खेमे की तरफ नसीहतों का पुलिंदा भी उछाल दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, हमारा सभ्यतागत संघर्ष भारत और इंडिया के आसपास केंद्रित है। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा, हमें खुद को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी और हम भारत के लिए काम करना जारी रखेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा के इस इतिहास ज्ञान ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमले का हथियार दे दिया। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के नारों के पन्ने पलटे, ये प्रश्न भी पूछ लिया कि खट्टे अंगूरों का सारा स्टॉक क्या उन्हीं के पास है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, क्या असम के सीएम के मुंह में खट्टे अंगूरों की बहुतायत है? उनके नए गुरु मोदी ने हमें स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया दिया है। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करने को कहा है। उन्होंने वोट इंडिया की भी अपील की है। लेकिन जब 26 राजनीतिक दल अपने गठबंधन को इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन कहते हैं, तो वो भड़क उठते हैं और कहते हैं कि इंडिया का उपयोग औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। उन्हें ये बात अपने बॉस को बतानी चाहिए। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया में बीजेपी की गुलामी की बू आई। सोशल मीडिया से सड़क तक इंडिया बनाम भारत की जंग छिड़ गई। बीजेपी और कांग्रेस की पलटन गुत्थम गुत्था हो गई। विपक्ष के दूसरे दल भी सत्ताधारी खेमे को आईना दिखाने लगे। असलियत यह है कि पैरों के तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब लड़ाई में सामने इंडिया हो तो जीत इंडिया की ही होगी। मोदी जी घबराए हुए, बौखलाए हुए जो जहर उगल रहे हैं और जो बेवकूफ़ी का काम उनके फेक न्यूज़ सरगना और उनके असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो दिखाता है कि किस तरह से बौखलाए हुए, किस तरह से डरे हुए ये लोग हैं। लेकिन ये खौफ अच्छा है, ये जनता का खौफ है और हमारा मानना है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। चापलूसी की भी इंतहा होती है। अब नाम से अगर इतना मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो मैं पहले सलाह दूंगा मुख्यमंत्री जी, भारत का संविधान तो पढ़ लीजिए।
मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जरा अपने प्रधानमंत्री से हिम्मत पूछिएगा, ये मेक इन इंडिया क्या था, शाइनिंग इंडिया क्या था, और इंडिया के नाम से जितनी उन्होंने योजनाएं चलाई प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, ये सब बनावटी बातें बीजेपी के खेमे से चलती है। उनकी तो ये हालत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि सभी एक होकर बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के एजेंडा के खिलाफ खड़े होंगे। एक तरफ वो कहते वो है कौन, और दूसरी तरफ वो हर चीज पर इस प्रकार की तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि सबसे बड़ी चैलेंज आज बीजेपी के राज के खिलाफ पैदा हुआ है। बात अपने प्रधानमंत्री जी को और देश की सरकार जो चल रही है या अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये उनको बतावें कि हर जगह इंडिया खेलो, इंडिया ही इंडिया बोलते हैं। वही इंडिया तो इनको हराएगा अब की बार, क्योंकि उस इंडिया के साथ इन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया है। आज जो लोग भी वहां पर उनके साथ भूले बिसरे पहुंच भी गए हैं, वो खुद कांग्रेस की चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। इसलिए कांग्रेस की चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के मामले में गठबंधन को हाईजैक करने की एक हिस्ट्री शीटर पार्टी रही है। वो कहे जरूर कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है सत्ता में, प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन अगर कोई खानदानी चेहरा नहीं तो पानदानी मोहरा सही। जी न्यू इंडिया बोल रहे थे, वो कॉलोनियल नहीं है। डिजिटल इंडिया जी बोल रहे थे, वो कॉलोनियल नहीं है। स्टार्टअप इंडिया बोल रहे थे, वो कॉलोनियल नहीं है। स्टैंडअप इंडिया बोल रहे थे, वो कॉलोनियल नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं हिमंत बिश्व शर्मा जी? मोदी जी के खिलाफ है हिमंत शर्मा। इतने चारित्रिक पतन है इन लोगों का, जब इनके नेता का है तो इनका भी होगा। इंडिया क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस क्या है? ये भी तो इंग्लिश में ही है ना। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कोई इस समय तर्क नहीं समझ में आ रहा तो कुतर्क कर रहे हैं। अरे भाई, उसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वो भी तो इंग्लिश में ही है। 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी खेमा कितना असरदार रह पाएगा, इसमें ढेरों अगर मगर है, लेकिन नाम तो उसने ऐसा जरूर रख लिया है जो हर किसी की जुबान पर आसानी से चढ़ जाएगा। बीजेपी को इसकी आलोचना करने में भी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तभी तो मीडिया के सामने हाजिर हुई ममता बनर्जी ने सवाल उछाला, ये पूछ ही डाला कि बीजेपी इंडिया का विरोध कैसे कर पाएगी, इंडिया पर कैसे इल्जाम लगा पाएगी। हालांकि चंद घंटे बाद एनडीए की बैठक के मंच से पीएम मोदी ने भारत का जिक्र किया, विपक्षी गठबंधन को नकारात्मकता का गठबंधन बता दिया। देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है। हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। एनडीए कोएलिशन कंपल्सन्स का नहीं बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक है। विपक्षी गठबंधन के नामकरण ने बीजेपी को किस कदर बेचैन किया है, इसकी एक बानगी पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के ट्वीट से जाहिर होता है, जिसमें उन्होंने लिखा, नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता। लेकिन शिवसेना उद्धव कोट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी से पूछ ही लिया। अपने ट्वीट में संजय राउत ने लिखा, इंडिया नाम पर विवाद करने वाले देशभक्त नहीं है। इंडिया नाम पर पार्टी नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी में भी भारत है। मोदी इंडिया का मतलब क्या है? इस देश का हर नागरिक इंडिया है। जिस प्रकार की सरकार ये चला रहे हैं, उसके खिलाफ इंडिया चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। 2024 की चुनावी जंग के लिए विपक्षी खेमे ने इंडिया नाम रखने के साथ ही जीतेगा इंडिया कैंपेन की शुरुआत भी कर दी। लेकिन विपक्ष जहां एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई बता रहा है, वहीं सत्ताधारी खेमा
इसे इंडिया बनाम भारत की लड़ाई बनाने में जुट गया है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की बैठक में तवज्जो नहीं मिलने की खबरों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। मलमास मेले का उद्घाटन करने के लिए राजगीर पहुंचे सीएम नीतीश ने इन खबरों को मीडिया की उपज बताया। नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया कि संयोजक बनना उनकी निजी इच्छा कभी नहीं रही। भाई आप लोगों के साथ के चक सारे तो मीडिया पर कब्जा कर लिया है और उसी तरह से हम लोगों की बात तो हम पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बाकी सब फिर उन्हीं का बात चलेगा। तो देख लीजिए 24 या उसके पहले जब भी चुनाव कराए हम लोग लगे हुए हैं कि वो अलग हट जाए, तब फिर आप लोग भी स्वतंत्र हो जाइएगा। मीडिया के लोग फिर सही बात देश के अंदर जो भी है चर्चा उसी की करेंगे और उससे देश को फायदा होगा। मीडिया का सवाल सुशासन बाबू पर सितम ढा गया। नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। सवाल ये था कि बेंगलुरु की विपक्षी बैठक के बाद नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब क्यों नहीं हुए। विपक्षी एकजुटता के अगुवा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बिना ही दल बदल के साथ बेंगलुरु से पटना के लिए क्यों निकल गए। जवाब ये आया कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। सारे सवाल मीडिया के मन की उपज थे। कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी तो वहां का मीटिंग होके चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं और देश के हित में और सब लोगों के हित में, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे और पूरे तौर पर विकास का काम चलता रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम नीतीश कुमार ने ही छेड़ी थी। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक की अगुवाई भी नीतीश कुमार ने ही की थी। तभी से ये अटकलें लग रही थी कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनेंगे। कयास ये भी थे कि बेंगलुरु की बैठक में ही इस पर मोहर भी लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लिहाजा जैसे ही नीतीश कुमार ने बेंगलुरु छोड़ा, मीडिया में नीतीश की नाराजगी की खबर तैरने लगी। नामकरण से लेकर संयोजक पद की चर्चा भी सियासी फिजा में तैरने लगी। लेकिन नीतीश कुमार ने भी चुप्पी तोड़ ही दी। बोले, संयोजक बनना मेरी खुद की ख्वाहिश कभी न थी। हमारा कोई निजी कोई चॉइस वाइस नहीं है। हमारा एक ही चॉइस है कि देश के हित में सब एकजुट हो जाए। हमारा पर्सनल कुछ हमको इच्छा नहीं है। हम तो देश के हित में खाली बात कर रहे हैं, इसलिए वो सब बात नहीं है। बेंगलुरु की बैठक खत्म होते ही नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। बीजेपी नीतीश कुमार पर चुटकी लेने लगी, इस तंज के साथ कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार की बेइज्जती कर दी। लेकिन जेडीयू ने बीजेपी को आईना दिखाया। 2024 में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी भी कर दी। यदि नीतीश कुमार जी वहां से निकले हैं तो उनको सपना में ये लगा होगा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, इसलिए वो गए थे। हो सकता है इसी के लिए नाराज होकर लौटे हों। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छबास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। पिछले बार अरविंद केजरीवाल छोड़कर चले गए, इस बार लालू यादव नीतीश को छोड़ के चले गए। तो हम लोग को जो आशंका है कि एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व नहीं मिला। जो वहाँ पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था, लालू यादव का कहीं नामो निशान नहीं था। उल्टे खिलाफ में ही कुछ पोस्टर ज़्यादा लगे हुए थे। तो इन्हीं सब कारणों से कहीं न कहीं नाराज होकर वो निकल आए। तो इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार को टारगेट बनाने का क्या मतलब है? देश भर के नेता जुटे हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, सोनिया जी हैं, लेकिन निशाना जो है नीतीश कुमार पर है। इसलिए कि ये जो विपक्षी एकता की बैठक बेंगलुरु में हो रही है, उसकी शुरुआत तो नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना से ही शुरू हुई। तो लोगों को लग रहा है किसी आदमी ने ये सब जो है शुरुआत किया है, हमारा कब्र खोदने का तैयारी किया है, इसलिए उनको लक्ष्य बना रहा है। बीजेपी जब से बिहार की सत्ता से पैदल हुई थी, तभी से पार्टी ने नीतीश कुमार को जानी दुश्मन मान लिया था। वक्त बीतने के साथ ये सियासी अदावत और बढ़ती गई।
क्योंकि नीतीश कुमार ने पूरे देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी और रफ्ता रफ्ता ये मुहिम रंग लाती चली गई। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। संसद का मॉनसून सेशन कल से शुरू हो रहा है, लेकिन सत्र से पहले आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस इस मॉनसून सेशन में मणिपुर हिंसा, बालासोर ट्रेन हादसे समेत कई मुद्दों पर संसद में चर्चा चाहती है। वहीं सरकार की कोशिश है कि 11 अगस्त तक चलने वाले सेशन में दिल्ली ऑर्डिनेंस समेत 3 बिल पेश किए जा सके। महंगाई, मणिपुर हिंसा और दिल्ली के अध्यादेश का मुद्दा अगले 21 दिनों तक देश की संसद में गूंजने वाला है। जिस तरह से सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद हुआ है, उससे साफ लगता है कि इस बार मॉनसून सत्र हंगामेदार होने वाला है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सभी दल इस बैठक में शामिल हुए और सरकार के सामने चर्चा की लिस्ट रख दी। खबर है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर हिंसा है। सरकार का कहना है कि नियम के तहत वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए रेडी है। तो कौन इसके लिए रोक लगा रहे हैं, कौन रक्कस क्रिएट कर रहे हैं छोटे छोटे नॉन इशू पर, ये तो सब सारे देश जानते हैं, दुनिया जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो हमने अपील तो की है, हम सब चर्चा के लिए तैयार है। इसके कारण आप कृपया सदन चलाने के लिए दे, तो ये तो हमने अपील किए हैं। हमारे पार्टी की तरफ से ये मांग रखे हम लोग कि हिंदुस्तान की संघीय ढांचा पे सदन के अंदर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्रीय दलों ने ये संघीय ढांचा का प्रहार किए जा रहे हैं। सोची समझी तरीके से, सुनियोजित तरीके से ये शिकायत सरकार के खिलाफ लग रहे हैं। ये आरोप के चलते सरकार को मन खुलासा करके सदन के अंदर हिंदुस्तान की जो फेडरल स्ट्रक्चर, जिसको मोदी जी कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस मुद्दे पे सदन के अंदर चर्चा होना जरूरी है। देखिए, पहला ही बिल इसमें देख लीजिए, भारत के संघीय ढांचे को कुचलने का बिल, दिल्ली का काला अध्यादेश, उसको बिल के रूप में ये लोकसभा में लाने जा रहे हैं। पहला बिल इनका आप देख लीजिए। तो इसका मतलब इस सरकार को न लोकतंत्र में यकीन है, संघीय ढांचे में यकीन नहीं है, भारत के संविधान में यकीन नहीं है। तो ये विषय आज ज्यादातर राजनीतिक दलों ने उठाया, मैंने भी उठाया। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, अपना दल के अनुप्रिया पटेल, सपा से रामगोपाल यादव और एसटी हसन, एआईडीएमके से थंबोदुरई, आप से संजय सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, आरजेडी से एडी सिंह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एमके प्रेमचंद्र पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक संसद के सत्र में जो बिल पेश किए जाएंगे, उस लिस्ट में सबसे पहला बिल दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश से जुड़ा हुआ है। कुल 31 बिल पेश करने की तैयारी है। सत्र शुरू होते ही हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। राहुल पार्टी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यूसीसी के बारे में प्रधानमंत्री ने जब से चर्चा शुरू की, उसके बाद से कहे बगाहे इस पर लगातार लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। आज आपने ऑल पार्टी मीटिंग में इसे मुद्दा बनाया और कहा कि इस बिल को लाया जाना चाहिए। सरकार का क्या रुख था और बाकी विपक्षी पार्टी के जो नेता वहाँ मौजूद थे, उनका क्या कहना था? आज ऑल पार्टी मीटिंग में शिवसेना की तरफ से हमने यही प्रस्ताव रखा कि यूसीसी का बिल मानसून सेशन में आना चाहिए, और इसके पहले भी शिवसेना ने इसको समर्थन किया, बाला साहब ठाकरे जी ने समर्थन किया, और उनकी विचारधारा लेके एकनाथ शिंदे जी हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री वो आगे चल रहे हैं। तो उनकी भी यही भूमिका कि यूसीसी के बारे में सरकार ने जल्दी निर्णय लेना चाहिए। यूसीसी सब्जेक्ट ये नया नहीं है, ये पुराना सब्जेक्ट है, संविधान सभा से लेके आज तक चलता रहा सब्जेक्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार पिछले 5-6 साल में सरकार को इंस्ट्रक्शन दिए कि इसके बारे में विचार होना चाहिए, और सरकार ने लीगल प्रोसेस स्टार्ट किए, लॉ कमीशन भी अपॉइंट है, लोगों के सजेशन ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, तो ये प्रोसेस जल्द करके सेशन में लाना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। दरअसल संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, जिसमें अलग अलग दल अपने मुद्दों को रखते हैं। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं। कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। एनडीए के बाद अब बात नई नवेली टीम इंडिया की। नीतीश कुमार की मेहनत से देश के 26 दल एक साथ तो आ गए, लेकिन सत्ता से फाइट को लेकर टीम इंडिया पर सवाल अब भी कई हैं। आइए आपको बताते हैं कि नई रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन कैसे यूपी और बिहार फतेह का प्लान बना रहा है, और नए गठबंधन का यह प्लान कितना कारगर साबित हो सकता है।
महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका। एनडीए नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति ताकत दिखाकर खुद को विपक्षी एकता से 2 कदम आगे बता दिया। विपक्षी एकता की कवायद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछले लोकसभा चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। देश के सबसे बड़े राज्य और 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की केंद्र में सरकार बनाने में बेहद ही अहम भूमिका रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य तय करके अपनी तैयारी साथ विकास के नाम पर यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जे की तैयारी में है। 2019 लोकसभा चुनाव पर नजर डाले तो यहां से प्रधानमंत्री होने के बावजूद बीजेपी को यहां काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ताजा हालातों की बात करें तो पूर्वांचल में बीजेपी के लिए गाजीपुर, जौनपुर, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिले में चुनौती मिल सकती है। यहां के जातीय समीकरण के चलते बीजेपी कमजोर स्थिति में है। 2017 के चुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट 81% था, जबकि पूर्वांचल में 77% था। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए का स्ट्राइक रेट 68% रहा, तो वहीं पूर्वांचल में घटकर 59% पर चला गया। 2022 में पूर्वांचल के 3 जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूर्वांचल की आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर बीजेपी हार गई, जबकि 2014 में इन सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी। विपक्षी एकता की चुनौती को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए संगठन को तरजीह देने की कवायद शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के घटक के तौर पर शामिल छोटे दलों को कोटे में भले ही 1 या 2 सीट मिले, लेकिन इन दलों के नेताओं पर बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। खासकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, ओम प्रकाश राजभर और दोबारा पार्टी में शामिल होने वाले चौहान नोनिया बिरादरी के नेता दारा सिंह चौहान पर पूर्वांचल की उन 5 से 7 सीटों को जिताने का भी टास्क दिया गया है, जिन सीटों पर 2019 में भाजपा को हार मिली थी। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर की राजभर वोट पर मजबूत पकड़ है। पूर्वांचल के जातीय समीकरण साधने की बीजेपी की रणनीति में ओम प्रकाश राजभर फिट बैठ रहे थे। उत्तर प्रदेश में करीब 4% राजभर आबादी है। पूर्वांचल के 25 में से 18 जिलों में राजभर मतदाता अच्छी तादाद में है। पूर्वांचल की गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ समेत करीब दर्जन भर सीटों पर राजभर जीत और हार तय करने की स्थिति में है। ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी की स्क्रिप्ट जहां राजभर वोट पर मजबूत पकड़ने लिखी, तो वहीं दारा सिंह चौहान की वापसी नूनिया वोट के प्रभाव ने। पूर्वांचल की बलिया, सलेमपुर, घोसी, गाजीपुर जैसी सीटों पर नूनिया समाज के वोटर ऐसी स्थिति में हैं कि जिस खेमे में चले जाएं, जीत की संभावना बढ़ जाए। दारा सिंह चौहान ने 2022 के यूपी चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर समाजवादी का दामन थाम लिया था। दारा एसपी के टिकट पर घोसी सीट से विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले दारा सिंह ने फिर पाला बदला है और बीजेपी ने भी खुली बाहों से दारा सिंह का स्वागत किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिनके मार्गदर्शन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और सभी के बीच नाते आज मुझे यह अवसर प्राप्त हो पाया है। मैं अपनी तरफ से, अपने समर्थकों के साथियों की तरफ से आप सभी लोगों का, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं से हुई बातचीत के दौरान सुबह सपा अध्यक्ष राजभर से बाकायदा इन सीटों पर उनकी जाति की संख्या और उनके प्रभाव के बारे में भी पूछा गया था। राजभर ने भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सीटें जिताने का भरोसा भी दिया है। साथ ही आश्वस्त किया है कि जल्द ही विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं को तोड़कर एनडीए में शामिल कराएंगे। माना जा रहा है कि अगले 2-3 महीने में पूर्वांचल की सियासत को बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अलावा एनडीए के बड़े घटक दलों में शामिल अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पर भी अपनी बिरादरी का वोट दिलाने की जिम्मेदारी होगी। सुभाषपा, अपना दल और निषाद पार्टी के नेताओं पर अपने कोटे की सीटों के अलावा विपक्षी कोटे की सीटों पर भी अपनी जातियों के वोट को दिलाने के लिए कहा गया है। यही वजह है कि तीनों घटक दलों से विपक्षी सीटों पर भी अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार में बढ़ा एनडीए का कुनबा। बिहार में भी बीजेपी ने अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए पुराने साथियों को जोड़ने का काम किया है। बिहार में एनडीए कुनबे की बात करें तो बीजेपी का साथ देने के लिए बिहार में जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी में आ सकता है। मांझी को भी इंडिया के महागठबंधन ने तवज्जो नहीं दी और उनके एनडीए में आने से एनडीए के खाते में बिहार से 3% या उससे अधिक वोट बैंक का इजाफा और हो सकता है। इस तरह से अकेले बिहार से राजग को 20% जातिगत वोटों का लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है। राजनीति में अंतिम समय में कौन पलटी मार जाए कोई नहीं जानता। वहीं उत्तर प्रदेश में भले ही मायावती पिछली बार की तरह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े, लेकिन अगर सरकार बनाने में जरूरत पड़ी तो उनका पलड़ा एनडीए की ओर ही झुकता नजर आएगा। वहीं दलित वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एनडीए के बाद अब बात नई नवेली टीम इंडिया की। नीतीश कुमार की मेहनत से देश के 26 दल एक साथ तो आ गए, लेकिन सत्ता से फाइट को लेकर टीम इंडिया पर सवाल अब भी कई हैं। आइए आपको बताते हैं कि नई रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन कैसे यूपी और बिहार फतह करने का प्लान बना रहा है और नई गठबंधन का यह प्लान कितना कारगर साबित हो सकता है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए नीतीश की अगुवाई में 26 दलों ने बेंगलुरु में अपनी एकता दिखाई। एक दूसरे से मतभेद और मनभेद रखने वाली पार्टियों और उनके नेताओं ने मुलाकात की और कुछ बातें भी हुई, लेकिन यहां भी सवाल उठेगी। पीएम मोदी के नाम पर और काम के आगे टिकेगी विपक्षी एकता। एनडीए जैसे मजबूत गठबंधन का मुकाबला कर सकेगी इंडिया। सीट बंटवारे पर विपक्षी गठबंधन के सभी दल एक मत होंगे। प्रधानमंत्री चुनने का सवाल आया तो इंडिया गठबंधन क्या करेगा? विपक्षी गठबंधन ने भले ही इंडिया नाम रखकर एनडीए और मोदी सरकार को पसोपेश में डाल दिया हो, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि तमाम सियासी दल ये जानते हैं कि सिर्फ नाम के सहारे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देना इतना आसान नहीं। बीजेपी की सरकार से परेशान होकर भले ही छोटे बड़े दलों ने गठबंधन की छत को हाँ कर दी हो, लेकिन एक सच ये भी है कि हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा है। लोकसभा चुनाव में अगर विपक्षी दलों को जीत मिलती है तो हर किसी की आस सबसे खास बनते हुए देर नहीं लगेगी। इंडिया का मिशन यूपी